हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो प्रोवाइड की थी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप करने का मोड कौन कौन से हैं। अब आपको पता तो चल गया है वाइंडिंग अप क्यों किया जाता है। डिसोल्यूशन के अंदर भी डिफरेंस पता लग गया होगा। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन क्या होता है मैंने आपको ऊपर बताया था पिछली वीडियो के अंदर। सो आप उसको जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं हमारे वाइंडिंग अप के मोड के बारे में। वाइंडिंग अप कैसे कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाइंडिंग अप दो तरह से होती है। फर्स्ट इज दैट कंपल्सरी वाइंडिंग अप एंड सेकंड इज दैट वॉलंटरी वाइंडिंग अप। कंपल्सरी वाइंडिंग अप होती है जो जैसे कि आपको भी पता है कि नॉर्मली जो ज़्यादातर कंपनियां होती है जो जिनका वाइंडिंग अप होता है वो कंपल्सरी होते हैं। वॉलंटरीली बहुत कम होते हैं क्योंकि जो कंपल्सरी है हमारे डिस्प्यूट्स के कारण हो जाते हैं, हमारी सिक कंपनी की जो सिक पोजीशन आ जाती है उसके कारण हो जाते हैं, या फिर कोई भी जो शेयर होल्डर है मतलब ग्रुप ऑफ द शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, या फिर हमारी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वही चेंज हो जाता है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करते। ये सभी जो मैक्सिमम केसेस होते हैं जिसके कारण कंपल्सरी वाइंडिंग अप करना पड़ता है कभी किसी कंपनी को। सो अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले फर्स्ट केस का क्या है कि क्यों कंपल्सरी वाइंडिंग अप करना पड़ता है। और पहली बात आपको बता देती हूँ कंपल्सरी वाइंडिंग अप किसके अंडर होता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको हम NCLT के नाम से बोलेंगे। ठीक है, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, जो अदालत के द्वारा कानून के द्वारा उसके नियम रेगुलेशन रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन को फॉलो करके कंपनी को अपने आप को खत्म करना होता है, नष्ट करना होता है। सो सबसे पहला पॉइंट है स्पेशल रेगुलेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी को के मतलब काफी सारे जो शेयर होल्डर है, मैंने आपको शेयर होल्डर दिखा रखे। शेयर होल्डर ने क्या किया, स्पेशल रेजुलेशन पास कर दिया। ये स्पेशल रेजुलेशन पास आपको बताया एक जनरल रेजुलेशन होता है, एक स्पेशल रेजुलेशन होता है। स्पेशल रेजुलेशन हमारा 75% से अबव होता है। मान लो कि किसी कंपनी में 100% काम करते हैं और उसमें से 75% ऐसे चाहते हैं कि इस कंपनी को खत्म करना चाहिए, इसलिए उन्होंने रेजुलेशन पास कर दिया। मतलब कि एक मीटिंग बुलाकर उन्होंने चिट, जैसे हम डालते हैं ना, चिट डाल देते हैं क्लास का मॉनिटर देखने के लिए कि उसने सबसे ज्यादा किसकी तरफ वोटिंग की। इसी तरफ रेजुलेशन पास यही होता है कि चिटअप सिस्टम होता है जिसके थ्रू पर्सन ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। उन्होंने रेजुलेशन स्पेशल रेजुलेशन पास कर दिया और वो ये प्रूव कर देंगे कि दैट कंपनी शुड बी नॉट बी गोइंग ऑन, कि ये जो कंपनी है हमारी ज्यादा लंबे समय तक आगे की ओर नहीं बढ़ सकती। तो कारण ये भी है कि वो कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती कि क्या ये हमारे शेयर होल्डर का जो पैसा होता है वो रिफंड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मतलब इन सभी चीजों को देखकर जो NCLT क्या है, स्पेशल NCLT के सामने उन्हें स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उन सभी शेयर होल्डर्स को कि ये जो कंपनी है कि ज्यादा लंबे समय तक आगे की ओर नहीं बढ़ सकती। वो भी NCLT जो हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो पूरी जांच पड़ताल करके मतलब कि कंपनी की सिचुएशन देख के कि क्या ये एक्चुअल में है या नहीं है। ये हम कंपल्सरी पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ये कंडीशन है या नहीं है जो ये स्पेशल रेजुलेशन जो शेयर होल्डर ने पास किया है। अगर है तो क्या करेगी NCLT, हमारे रेजुलेशन पास ऑर्डर दे देगी कि आप इस कंपनी को वाइंड अप कर दे। फर्स्ट पोजीशन तो हमारी हो जाएगी। दूसरे पॉइंट अगर आए तो बात करेंगे कि वेयर कंपनी हैज एक्ट अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। ये कहते हैं कि जब कभी कोई भी कंपनी का जो मान लो कि हमारा इंटरेस्ट क्या है कि नैतिकता के साथ काम करना, अपने जो इंडिया के अंदर ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, बाहर इंपोर्ट ना करना, या फिर किसी ऐसे कंट्री के साथ संबंध ना रखना जो क्या है हमारे भारत देश ने उसको एनिमी साबित कर रखा, मतलब कि शत्रुता को संबंध स्थापित कर रखा है। मान लो कि अभी मैं यहाँ पे बताती हूँ जो हमारा ट्रिब्यूनल है उन्होंने पावर दे रखी है अंडर सेक्शन 271 सेक्शन C ऑफ अ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई कंपनी पाई जाती है, इफ it is to be found that the company has act against the interest of the sovereignty and the integrity of the India, मतलब कि किसी भी तरह की नैतिकता, मतलब जिस काम के लिए आपकी कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट किया गया है अगर आप वो काम नहीं करते, भारत के नैतिकता या फिर भारत की राष्ट्र की भलाई के विरुद्ध आप अगर कोई काम करते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको अपनी कंपनी को बंद करने की सरकार क्या है इजाजत दे देती है। मतलब कि इंटीग्रिटी नहीं रहेगी या फिर किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं रहेगी हमारे स्टेट की, या फिर कोई किसी भी फ्रेंडली रिलेशन है किसके साथ, हमारे फॉरेन स्टेट के साथ, और ऐसा स्टेट है जिसके साथ हमारे शत्रुता के संबंध क्या है इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखे हैं। मतलब कि फॉरेन जो हमारी कंट्री है वो हमारी एनिमी। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, वाइंडिंग अप सिक कंपनी। वाइंडिंग अप करना कौन सी कंपनी को, सिक कंपनी को। आपको देखो यहां बताती हूँ, वेयर ऑन डिमांड बाय मोर देन 50% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये कहते हैं अगर 50% ऐसे क्रेडिटर हैं जिन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने ये अप्लाई कर रखा है कि इस कंपनी को बंद किया जाए, वाइंड अप किया जाए, और वाइंड अप करने के लिए भी रेलिवेंट एविडेंस होना चाहिए कि ये फेलियर है, ये अपनी सिक्योरिटी को जो इन क्रेडिटर से इन्होंने पैसा ले रखा था वो उन्हें पे ऑफ नहीं कर सकती, तो इस कारण भी उन्हें वाइंड अप करने का
ऑर्डर मिल सकता है। पहली बात तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, पूरी जांच पड़ताल करेगा, फिर उसके बाद सी कंपनी को ऑर्डर इश्यू करेगा कि आपको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने बोला कि इन्हें बंद कर दे तो भी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक वो प्रॉपरली रेलिवेंट एविडेंस नहीं सिलेक्ट कर लेती कि अगर है तो तभी उसे ऑर्डर मिलेगा कि आपकी कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल पास द ऑर्डर, ट्रिब्यूनल जब पास करेगी तभी वाइंड अप का ऑप्शन क्लिक होगा। फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि वाइंड अप ऑन एप्लीकेशन मोड ऑफ मेड बाय रजिस्ट्रार। ये कहते हैं कि कई बार रजिस्ट्रार ऑफिस के जो अफसर होते हैं वो भी क्या कर देते हैं, वाइंड अप के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं। वाइंड अप के लिए एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है, एक आरओसी दे सकता है। आरओसी मैंने आपको पहले चैप्टर में पहले मतलब वीडियो में बताया था। आरओसी क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी, जहां पर कंपनी का रजिस्ट्रार होता है और कोई भी दूसरा पर्सन जो ऑथोराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो उस कंपनी के अंदर काम करता है या फिर ट्रिब्यूनल के अंदर काम करते हैं। नॉर्मल सी बात है, वो पर्सन क्या होना चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए। किससे ऑथोराइज होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथोराइज होना चाहिए। ये तो पर्सन ऐसे हैं जो एप्लीकेशन कर सकते हैं, किसके लिए, वाइंड अप करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। देन सेकंड पॉइंट इज दैट नोटिफिकेशन दिया जाएगा अंडर द एक्ट के अंदर दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल फिर उसके ऊपर क्या करेगी, ओपिनियन करेगी, विचार विमर्श करेगी कि क्या कंपनी के जो अफेयर्स है ठीक ठाक है या नहीं है। अफेयर्स का मतलब कि जो भी गतिविधियां कंपनी के अंदर होनी चाहिए, मीन्स मान लो आपको ही पता है जब हम अपने अकाउंट की ट्रीटमेंट करते हैं वो हमारे कहाँ होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होती है। मतलब कि जिस प्रोसेस से आपको काम करने के लिए बोला गया है, अगर आप उसके प्रोसेस के थ्रू ही करते हैं तो बेटर है, अगर नहीं करते तो आप ये एक फ्रॉडुलेंट मैनर है जो मतलब कि आपको शोभा नहीं देती, कि आपको पहले ही बताया गया है कि आपको इस तरह से काम करना है, आप फिर भी उस तरह से काम नहीं करे तो क्या है, गवर्नमेंट क्या है उसके रिगार्डिंग एक्शन उठाएगी। जैसे आपको ये बोला गया है कि जो आपकी आरटीआई है वो एनुअली आपको फिलअप करनी पड़ेगी, एनुअली आपको मतलब कि अप टू डेट रखनी पड़ेगी। अगर आप फिर भी वो भी नहीं करते तो उसके रिगार्डिंग भी आपके ऊपर एक्शन उठेगा। तो ये क्या है, जो अफेयर्स है कंपनी के, जिनके रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल ने स्पेशल हिदायत दे रखी है कि आप इस तरह से ही काम करेंगे, पर उसकी तरह काम ही नहीं करते तो मतलब कि मिसकंडक्ट करते हैं कनेक्शन के थ्रू। मतलब कि जिस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए अपने मेंबर के थ्रू या फिर किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए आप उस तरह से नहीं कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी आपको वाइंडिंग अप के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा सकता है। क्योंकि वो एक किस्म से किसी भी व्यक्ति का क्या है, पर्सनली नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकता है और फर्म के लिए भी एक नेगेटिव पॉइंट्स हो सकता है। ठीक है, फ्रॉडुलेंट मैनर है, मतलब कि जिस तरह से आपको काम करने के लिए बोला है उस तरह से आप काम नहीं कर रहे हैं। अनलॉफुल पर्पस है, सॉरी अनलॉफुल पर्पस है। अनलॉफुल पर्पस मतलब कि अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक कंपनी काम करती है मेडिसिन को मतलब कि सप्लाई करने का, ठीक है, बट वो मेडिसिन की जगह साथ साथ वो कोई भी इलीगली काम कर रही है। मतलब मान लो इलीगली आपको भी पता है, जैसे ड्रग्स है या फिर कोई सिगरेट है, इस तरह से जो भी कोई अगर कंपनी मेडिसिन के थ्रू ऐसे सप्लाई कर रही है तो वो अनलॉफुल है, क्योंकि वो किसी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो अनलॉफुल पर्पस हो गया। या फिर मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर हैव बीन गिल्टी ऑफ द फ्रॉड, मतलब कि किसी भी तरह का ऐसा मैनेजमेंट कर रहे हैं जिसके कारण क्या है, पूरी कंपनी को हानि पहुंचा रही है। मतलब कि पूरा देखना पड़ेगा सिस्टम की, जो ट्रिब्यूनल के थ्रू जो हमने गाइडलाइंस पहुंचा रखी है कंपनी को, अगर वो फॉलो करती है तो वाइंडिंग अप का ऑप्शन ही नहीं उठता, अगर वो फॉलो नहीं करती तो वाइंडिंग अप करने का कोर्ट क्या है, ऑर्डर दे देती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि डिफॉल्ट ऑफ ए कंपनी इन फिलिंग विद रजिस्टर्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको भी बताया कि कंपनी को हमेशा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न जो क्या है हमेशा करंटली या फिर कॉन्सिक्वेंटली मतलब कि हर साल भरनी पड़ती है। अगर कोई कंपनी 4 साल 5 साल 6 साल लगातार कोई भी अपडेट ना करे अपनी इस रिकॉर्ड के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर या फिर एनुअल रिटर्न के अंदर, तो क्या करेगी कोर्ट, उसके ये जो रजिस्ट्रार्ड के जो ऑफिसर ही उनके ऊपर क्या कर देते हैं, केस कर देते हैं कि या तो आप अपनी रिकॉर्ड सबमिट करो या फिर आप अपनी कंपनी को बंद करो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ कंपनी फेल टू सबमिट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट करने के लिए फेल हो जाती है तो, और एनुअल रिटर्न को सबमिट करने में फेल हो जाती है, तो क्या करते हैं, इमीडिएटली उनका क्या है, ऑर्डर दे दिया जाता है कि आपको उसको बंद करना है। कॉन्सिक्वेंटली ईयर मतलब पिछले काफी सारे सालों से वो रिकॉर्ड नहीं भेज रहे, फेल है उसे सबमिट करने में, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको कोर्ट से ऑर्डर आ सकते हैं कि आपकी कंपनी बंद होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में, नोट्स टू कमेंस बिजनेस इन। ये क्या कहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई बिजनेस शुरू ना करें, मतलब कि एक कंडीशन होती है कि आप 1 साल के अंदर अंदर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर उसने 1 साल के अंदर अंदर अपना बिजनेस शुरू नहीं किया तो क्या करेगी कंपनी, जो हमारा ट्रिब्यूनल है उसे ऑर्डर दे देगा कि आप अपनी कंपनी को बंद कर दीजिएगा। यहां पे कहते हैं कि फॉर ए होल ईयर इट मे बी और डियर टू बी वाउंड अप। ये कहते हैं कि पूरे साल तक अगर आप पूरे
अपनी कंपनी को स्टार्टअप नहीं करते, इनकॉर्पोरेटेड नहीं करते, सस्पेंड नहीं करते अपने बिजनेस को पूरे साल तक, तो कंपनी कोर्ट से क्या है ऑर्डर आ जाएगा उसे वाउंड अप करने का। तो ये क्या है पावर है एनसीएलटी के पास कि वो प्रॉपरली उसे मतलब कि ध्यान देख रेख करते रहे कि कोई कंपनी को अगर ऐसा किसी तरह का ऑफर दिया गया है कि आप अपने बिजनेस को कमेंस करना है तो 1 ईयर के अंदर आप कमेंस कर लीजिएगा। अगर 1 साल के अंदर किसी भी तरह का अगर उन्होंने कमेंस या फिर अपना स्टार्टअप नहीं किया अपने बिजनेस का, तो क्या है दोबारा से उसे वाउंड अप का ऑर्डर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7th पॉइंट है इनेबिलिटी टू पे द डेट। मतलब कि कोई कंपनी इनेबल है, मतलब कि असक्षम है, मतलब कि प्रॉपर वो सक्षम नहीं है उनके डेट्स को पे ऑफ कर सके। तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 271 कंपनी शेल हैव टू बी डीम्ड टू बी अनेबल टू पे इट्स डेट ऑफ द फॉलोइंग केस। काफी सारे केसेस है। मान लो आपने 1 लाख रुपए लेना था कंपनी से, ए पर्सन है, बी पर्सन को 2 लाख रुपीज लेने थे, चलो ये हाँ ठीक है, बट कंपनी इसके लिए एबल नहीं है कि वो उसकी पे ऑफ कर सके, और ना ही उसकी एसेट्स है कि उनको बेचकर कि उनकी जो ये लायबिलिटीज है उनको पे ऑफ कर सके। तो इस कंडीशन के अंदर भी ट्रिब्यूनल क्या करेगा, उसे ऑर्डर दे देगा, कंपनी को ऑर्डर दे देगा कि आप अपनी कंपनी को बंद कर लीजिएगा, कि आप किसी भी कंपनी, आप किसी भी क्रेडिटर्स के या आप किसी भी आउटसाइडर पार्टी की पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट है, अब यहां देखिए जस्ट एंड इक्विटेबल। ये कहते हैं जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब कि जैसा भी राष्ट्र की भलाई के लिए अगर कोई भी कदम उठाया जाए जो बहुत ही इक्विटेबल है और जो सभी के लिए समान है, वो उसके अंदर बताए गए हैं। बट इसके अंदर ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है फॉर ए कंपनी के लिए। अगर इस तरह के कुछ दिखा कंपनी के अंदर तो क्या करेंगे, कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे दिया जाएगा। ये इसके अंदर आएंगे, ये अदर्स के अंदर भी आ सकते हैं और ये इसका पॉइंट भी बन जाती है। सबसे पहला बात है डेडलॉक इन ए मैनेजमेंट, मीन्स जिस काम के लिए आपकी कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद उसके अंदर होने वाले कार्यक्रम उस तरह से नहीं हो रहे जिस तरह से होने चाहिए, मतलब कि जिस तरह से कंपनी ने सेटअप कर रखे थे। मतलब कि प्रॉपर मीटिंग नहीं हो रही, प्रॉपर डायरेक्टर की जो मीटिंग है, कम्युनिकेशन है, वो प्रॉपर ही नहीं हो रही, गलत कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है। उस केस के अंदर भी आपको अपनी कंपनी को बंद करने का ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, मीन्स कि एक पर्सन कुछ और समझ रहा है और दूसरा पर्सन कुछ और कह रहा है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो डेडलॉक है मैनेजमेंट का वो समीप आ गया है। दैट मीन्स उसे कंपनी को बंद करने का टाइम आ गया है। लॉस ऑफ